हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक नया यूनिट नया चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में। और जो चैप्टर नेम है हमारा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और यूनिट जो है वो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व को दो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला चैप्टर जो हम इसमें पढ़ते हैं थर्ड यूनिट में, वो हमारा धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। देखिए, कल मैंने दो बार वीडियोस रिकॉर्ड किया था फिजिक्स का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, दोनों बार जो है वीडियोस पे आवाज नहीं आया। मैथ का वीडियो भी मैंने शूट किया था, उसमें भी आवाज नहीं आया, जिसके कारण आपको मैथ एंड फिजिक्स के वीडियो जो है टाइमली नहीं मिल पाया। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज लेके आए आपके लिए नया चैप्टर। इसके साथ साथ हम कुमार मित्तल के जो प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी हम सॉल्व करते चलेंगे, बीच बीच में उसके लेक्चर्स भी लेते चलेंगे। अब चैप्टर्स इसको भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। देखिए, यूनिट थर्ड है धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले इसको हम एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको, ब्रीफ इंट्रोडक्शन चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसका कॉन्सेप्ट कहां से है। तो सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, एक प्रयोग की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको सही से सुनना, तभी आपको चैप्टर इजीली समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले था क्या कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करें, मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे। पहले अब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, करंट, उसके बारे में बात करते थे। अब हम करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक ना। तो अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो हमारा एसेंट नॉलेज ये कहता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी मैग्नेट मतलब चुंबक के कारण उत्पन्न हो रहा है। मतलब चुंबक के पास अपना एबिलिटी होता है कि वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो आगे बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है। तो ये हमारा एसेंट नॉलेज था। एसेंट टाइम में हम इसके बारे में यही सोचते थे कि कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक मैग्नेट जो है वो जनरेट करता है, एक मैग्नेट उसको उत्पन्न करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जैसे फिजिक्स में आपको पता है कि बहुत सारे लॉस, बहुत सारे चीजें मतलब इत्तेफाक से आया है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे स्टडी करते गए, तो फिर वो पूरा ब्रांच बनता चला गया। तो हुआ क्या कि साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि हमारे पास लेट सपोज कि एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है या धारावाही चालक तार है, और इस तार में मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित हो रहा। तो एक चीज बताइए मुझे कि ये जो धारावाही चालक तार है, क्या ये धारावाही चालक तार आवेशित है? क्या इसमें नेट आवेश है? आपका आंसर होगा सर ये तो उदासीन है। उदासीन होने का मतलब है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना ही प्रोटॉन ज्यादा है। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। तो इसका मतलब ये जो तार है हमारा, ये उदासीन है। बहुत बढ़िया, न्यूट्रल है। अच्छा, आप कहेंगे सर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, फिर भी ये उदासीन क्यों है? तो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, भाग रहा है, ठीक ना, बहुत रन कर रहे हैं, बहुत चीजें आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो जिसके कारण करंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन करंट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मूविंग स्टेट पे है, इसमें मूविंग स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, ये चीज हमें पता है, और उसी मोशन के कारण इसके अंदर करंट जनरेट हो रहा है। बहुत बढ़िया, सुंदर सी बात है। अच्छा, अब हमने क्या करा, उस साइंटिस्ट, हमने क्या मतलब उस साइंटिस्ट ने क्या करा, इसके पास में यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा एक आवेश को रख दिया। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है, क्या इस करंट के कारण या इस तार के कारण क्या इस आवेश पर किसी तरीके का कोई बल लगेगा? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। क्या इस तार के कारण इस आवेश पर किसी भी तरीके का कोई बल लगेगा? आपका आंसर हो सर ये उदासीन है और ये आवेशित है। आवेशित और उदासीन वस्तु के बीच में कोई भी बल नहीं लगता है। इसका मतलब है इस आवेश पर किसी भी तरीके का वैद्युत बल नहीं लगेगा। वैद्युत बल कितना है इस पे?
जीरो, किसी भी तरीके का कोई भी वैद्युत बल नहीं लगेगा जब ये आवेश यहाँ पे स्थिर है, क्योंकि स्थिर आवेश में से क्या लगता है, वैद्युत बल लगता है। ये हम पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका बल जीरो होने का मतलब इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनता है इसके चारों ओर तो वो उसके कारण एक बल लगाता, लेकिन यहाँ पे बल नहीं लग रहा है। तो इसको हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके चारों ओर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बहुत बढ़िया। अब इत्तेफाक से हमने क्या करा कि इस आवेश को यहाँ से इस तरीके से थ्रो कर दिया। हमने देखा कि रेस्ट पे तो चार्ज नहीं लग, रेस्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा एक वेग दे देते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रो कर देते हैं। और जैसे ही हमने इसको थ्रो किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अब देखो थ्रो कर रहे हैं, अगर कोई भी इस पे बल नहीं लगेगा तो इस आवेश को सीधे जाना चाहिए, लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ये ऑब्जर्व करा कि ये आवेश अब सीधे ना जाके वो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हो गया, विस्थापित हो गया, वो अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, वो सीधे ना जाके वो अपने पथ से थोड़ा क्या होगा, घूम गया। अगर वो अपने पथ से घूम रहा है तो इसका मतलब है कि इस पे कहीं ना कहीं एक बल कार्य कर रहा है। हमने क्या करा, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया, हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। हमने क्या करा, यहाँ पे एक चार्ज लिया और इस चार्ज को फिर से थ्रो किया इसी डायरेक्शन में। हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो फोर्स है वो अब सीधे ना जाके वो अपने पथ से क्या हो गया, डाइवर्ट हुआ और वो इस दिशा में चला गया। ये टेक्निकल वर्ड है, आगे बताएंगे कि किस तरीके से डेविएशन होता है, किस तरीके से काम करता है, आगे लॉस पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जब धारा प्रवाहित हो रहा था और इस धारा के कारण जब इसके पास में रखे हुए किसी आवेश को गति करा रहे थे या गति दे रहे थे, वेग दे रहे थे, तो ये आवेश जो है उस वेग के कारण, इस धारा के कारण वो अपने पथ से डाइवर्ट हो रहा था, वो डिफ्लेक्ट हो रहा था अपने पथ से, वो विक्षेपित हो रहे थे। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये आ रहा था कि ये पथ से डाइवर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि डेविएशन इसलिए हो रहा है, अपने पथ से ये विक्षेपित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसमें एक तरीके का बल कार्य कर रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरीके से कंपास लेके, ये लेके, वो लेके देखा गया। कभी किसी साइंटिस्ट ने क्या करा, इसके पास में कंपास रख दिया और जैसे उस पर कंपास रखा तो उन्होंने कंपास में देखा एक रिफ्लेक्शन आया, ठीक है ना। कहीं पे भी अगर उस कंपास की लोकेशन को चेंज करते तो उसका डेविएशन जो है वो अलग अलग आता, अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग लोकेशन पे कंपास रख के देखा, हर एक पॉइंट पे कंपास का जो डायरेक्शन था वो चेंज आ रहा था, नॉर्थ साउथ का। तो इसका मतलब यह था कि जो कंपास में जब डेविएशन आता है मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास हम डिटेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, या उसको उसका यूज करते हैं नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, तलाशने के लिए। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा था और चार्ज जो है वो अपने पथ से डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो एक फील्ड क्रिएट हो रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, वो एक चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ही कोई कंपास डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, वो विक्षेप शो करता है, वो डायरेक्शन को शो करता है अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो पूरा एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट होने के बाद लास्ट में यही कंक्लूजन निकाला गया कि जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो फील्ड जो है वो एक मैग्नेटिक मींस चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जो इस आवेश पर, गतिमान आवेश पे जो बल लग रहा है, ये जो बल है, इस बल को हमने नाम दिया चुंबकीय बल। मतलब इसी चुंबकीय बल के कारण, इसी चुंबकीय बल के कारण जो आवेशित कण है ये अपने अपने पथ से विक्षेपित हो रहे हैं, अपने अपने पथ से ये भाग मतलब डेविएट कर रहे हैं। अरे बात समझ लेना। तो इसका मतलब ये हुआ, लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि जो धारा है, वो जो धारा है, धारा जो है वो अपने चारों ओर क्या बनाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। मतलब धारा के पास भी एबिलिटी है, इलेक्ट्रिक करंट के पास भी एबिलिटी है कि वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है।
तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है हमारा वो है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओस्टेट एक्सपेरिमेंट में प्रयोग। ये जो हम प्रयोग की बात कर रहे थे, ये सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया? ओरस्टेड ने। तो ओरस्टेड ने सबसे पहले ये पता लगाया था कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को करंट भी जनरेट कर सकता है। या हम कहें कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब वो करंट जो है अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इस चीज को सबसे पहले किसने खोज किया? ओरस्टेड ने। ठीक है ना? तो इसी को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है धारा का चुंबकीय प्रभाव, की धारा भी एक चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। चलिए बहुत बढ़िया, सही बात है। हमने एक्सपेरिमेंट से ये भी पता लगा लिया कि धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमेशा गतिमान आवेश पे बल लगाता है। किस पे? चुंबकीय बल किस पे लगेगा? गतिमान आवेश पे। ये भी हमने एक्सपेरिमेंट से देख लिया। अगर आवेश गतिमान है तभी बल लगेगा, अगर आवेश रुका हुआ है, रेस्ट पे है, यहाँ पे अगर ये रेस्ट पे है तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना होगा? 0। रेस्ट आवेश पे वो किसी भी तरीके का कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगाता है। बहुत बढ़िया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश गति करेगा तो उसी आवेश पर बल लगेगा। ये भी हमने कंक्लूड कर लिया इस एक्सपेरिमेंट से। दूसरा हमने क्या कंक्लूड करा कि धारा जो है, धारा का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मतलब आवेश गतिमान है। आवेश गतिमान है, आवेश गतिमान है। और आवेश अगर गतिमान है तो इसका मतलब है कि गतिमान आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी आवेश अगर गति कर रहा है, यहाँ पे एक आवेश v वेग से अगर इसको गति करा दोगे तो ये जो v वेग से गति करता हुआ एक आवेश है, ये आवेश अपने चारों ओर क्या बनाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। कंडीशन है वेग जो है वो नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें से ये कंक्लूड निकला है कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। इतना हमने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कर लिया है। अब जो चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब फर्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं D से। और इसके दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं चुंबकीय बल के बारे में, चुंबकीय बल F के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बनेंगे, F = QVB करके कुछ जो है समथिंग आएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी अगर आवेश को गति कराते हैं तो उस आवेश पे कितना बल लगता है वो हम कैलकुलेट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट के अंदर। चलो, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम 2 नियम यूज करते हैं। एक नियम यूज करते हैं वायोट-सेवर्ट लॉ, वायो-सेवर्ट का नियम, एंड सेकंड लॉ हम यूज करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, क्या यूज करते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम का नियम पढ़ा था, तो कूलम का नियम और वायो-सेवर्ट का नियम इक्विवेलेंट है, लगभग एक दूसरे के जैसा है। एम्पियर सर्किटल लॉ एंड गॉसेस थ्योरम जो हमने पढ़ा है वो लगभग हमारे क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों लॉज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए। जैसे कि हमारे पास एक रिंग है, उस पे करंट फ्लो रहा है, तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों ओर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम वायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं।
बहुत बढ़िया। चलिए अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि चुंबक या किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी एक कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो करता है, तो उस एरिया को या उस स्पेस को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना? या हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है, तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये मान लो जैसे वो कहते हैं ना कस्तूरी मृग कि उनके नाभि पे कस्तूरी होता है, तो उसका जो गंध है उसके चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है। ठीक ना? जब उसके चारों ओर वो गंध फैलता है तो हमें उस कस्तूरी मृग के उपस्थिति का पता चलता है कि वहां पे आसपास में कहीं हमारा एक कस्तूरी मृग है। सेम यहाँ पे अगर कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड से किसी मैग्नेट की उपस्थिति का पता चलता है कि अगर कहीं पे मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां पे किसी दूसरे अगर मैग्नेट को लाते हैं तो वो मैग्नेट एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो मतलब उस क्षेत्र के अंदर जो मैग्नेट हमने रखा था उस मैग्नेट की उपस्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र को ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर सकता है? चुंबकीय क्षेत्र आपका चुंबक उत्पन्न कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र आपका कोई धारावाही चालक तार उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल टर्म्स। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? इसका यूनिट अगर मात्रक की अगर बात करेंगे तो मात्रक जो हो जाएगा इसका वो सिंपल है, मात्रक हो जाएगा हमारा टेस्ला। क्या? टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या गॉस। ये सारे क्या है? साइंटिस्ट है। टेस्ला भी एक साइंटिस्ट है। बायोग्राफी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है टेस्ला का। कभी भी आपको टाइम मिले तो किसी साइंटिस्ट की बायोग्राफी पढ़े या ना पढ़े, एक टेस्ला की बायोग्राफी और एक माइकल फैराडे की बायोग्राफी, दोनों की बायोग्राफी पढ़ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनके लाइफ से। तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लिए यूज करते हैं मात्रक टेस्ला। वेबर ये भी एक साइंटिस्ट है। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया। एंड हम क्या करते हैं? गॉस का भी यूज करते हैं चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? अच्छा, अब चुंबकीय क्षेत्र को अगर कहीं पे भी प्रदर्शित करते हैं तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित करते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उनको बता देता हूं बस। चुंबकीय बल रेखाएं जिसमें हम फ्लक्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। इसमें मैं सबको बता देता हूं कि कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को जिस निष्कोण वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिस निष्कोण वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उस वक्र को अगर उस निष्कोण वक्रीय पथ को अगर हम किसी लाइन से रिप्रेजेंट करें, किसी रेखा से रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, तो उन रेखाओं को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अगेन रिपीट करता हूं, किसी चुंबक के चारों ओर, जैसे मान लो ये हमारा एक चुंबक है नॉर्थ एंड साउथ, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए इसके चारों ओर कुछ निष्कोण, काल्पनिक निष्कोण वक्रीय पथ दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे कहीं एक मोनोपोल है, ये मोनोपोल जिस पथ से, मोनोपोल का मतलब एक ऐसा चुंबक जिसमें केवल एक ही पोल है, नॉर्थ पोल है,
साउथ पोल नहीं है, या तो साउथ पोल है नॉर्थ पोल नहीं है, तो उसको मोनोपोल कहते हैं, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। ये बस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक काल्पनिक क्या है, अवधारणा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक मोनोपोल है, नॉर्थ पोल है, और इस नॉर्थ पोल को यहाँ पे फ्री छोड़ देते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं, और इस नॉर्थ पोल जिस वक्र से गति करता हुआ साउथ में जाके एंटर करेगा नॉर्थ से, तो इस पथ को हम क्या कहेंगे, वक्रीय, जो निष्कोण वक्र बन रहे हैं यहाँ पे, वक्रीय पथ बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखा हमेशा नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो हम यूज करते हैं किसी भी चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन चैप्टर का कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है, किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, कहां से कांसेप्ट आया, कहां से क्या आया। तो यहां से धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्टों ने फिर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, करंट्स के साथ रिलेट करने लगे, और बहुत सारे उन्होंने थ्योरीज बना दी, बहुत सारे उन्होंने एप्लीकेशंस बना दिए। वो सारी चीजें हम इस इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, मजा आया पढ़ने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।